हेलो स्टूडेंट, सुप्रभात। आज के ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के विषय में अध्ययन किया था। आज हम राणा सांगा के विषय में अध्ययन करेंगे। महाराणा कुंभा की हत्या के बाद उसका पुत्र उदा मेवाड़ का महाराणा बना, मगर मेवाड़ी सामंतों के विरोध के कारण वह लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया और कुंभा के छोटे पुत्र रायमल ने उदा को मेवाड़ छोड़ने के लिए बाध्य किया और मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। इसी महाराणा रायमल का पुत्र और सांगा का पौत्र था महाराणा सांगा। रायमल के पुत्रों में पारस्परिक वैमनस्य और राजगद्दी प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा के कारण उनमें आपस में संघर्ष हुआ और सारे भाई एक एक करके नष्ट हो गए। स्वयं कुंभा को भी अजमेर में करमचंद परमार के यहाँ शरण लेनी पड़ी और किसी तरह वो अपने भाइयों से अपने जीवन को बचा पाया। जब महाराणा रायमल मृत्युशैया पर था तब करमचंद परमार ने उसे सांगा के जीवित होने की सूचना दी। फलस्वरूप रायमल ने उसे अजमेर से बुलाकर अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और रायमल की मृत्यु के बाद सांगा महाराणा संग्राम सिंह के नाम से मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठा। मेवाड़ का शासक बनने के बाद सांगा ने देखा कि मेवाड़ चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ है। देश की राजनीतिक स्थिति विकट दौर से गुजर रही थी। मेवाड़ जो है दिल्ली, मालवा और गुजरात जैसी मुस्लिम रियासतों से घिरा हुआ था, जिनकी गिद्ध दृष्टि मेवाड़ी भूभागों पर थी। दिल्ली पर इस समय सिकंदर लोदी का शासन था, जिसने धौलपुर, नरवर और चंदेरी पर अधिकार कर लिया था और राजस्थान में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। इस समय मालवा का सुल्तान नासिरुद्दीन था, मगर 1511 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद मालवा में उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो गया और चंदेरी के राजपूत सरदार मेदिनी राय की सहायता से महमूद खलजी द्वितीय मालवा का सुल्तान बना और वह भी मांडलगढ़ पर अधिकार करने की इच्छा रखता था। गुजरात में इस समय महमूद बेगड़ा का शासन था और उसकी मृत्यु के बाद 1511 ईस्वी में मुजफ्फर शाह द्वितीय सुल्तान बना। गुजरात और मालवा मेवाड़ के परंपरा के शत्रु थे। ये अकेले तो मेवाड़ के लिए हानिकारक नहीं थे, मगर यदि गठबंधन कर लेते तो सांगा के लिए समस्याएं उत्पन्न कर सकते थे। अतः सांगा को अपनी स्थिति मजबूत करना आवश्यक था। मारवाड़ में इस समय राव गांगा शासन कर रहा था, जिसका अपने सहोदरों मेड़ता और बीकानेर के शासकों से संघर्ष चल रहा था और ये राठौड़ी आपस में संघर्ष में उलझे हुए थे। आमेर में पृथ्वीराज का शासन था, जो 1510 ईस्वी में शासक बना। उसने अपना राज्य अपने 9 पुत्रों में विभाजित कर दिया और उन्हें अपने अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया। फलस्वरूप वे सभी अपनी सीमाओं का विस्तार करने के चक्कर में मेवाड़ के लिए घातक स्थिति उत्पन्न कर सकते थे। बीकानेर में लूणकरण शासक था, जो अपने विद्रोही सामंतों के साथ संघर्ष में उलझा हुआ था और मारवाड़ के साथ उसका संघर्ष चल रहा था। इस प्रकार राजस्थान के 3 प्रमुख राज्य मारवाड़, आमेर और बीकानेर भी पारस्परिक संघर्ष में लिप्त थे। अपने साम्राज्य विस्तार के लिए वो एक दूसरे के शासन क्षेत्र पर अधिकार करने की ताक में लगे हुए थे और जो दिल्ली सल्तनत, मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासक भी महत्वाकांक्षी थे और अपने
राज्य के विकास के लिए, राज्य के विस्तार के लिए एक प्रकार से प्रयत्नशील थे। ऐसी परिस्थितियों में सांगा का राज्याभिषेक हुआ। सांगा ने मेवाड़ की गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले मेवाड़ की स्थिति को मजबूत किया। उसने मेवाड़ की उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी सीमाओं की रक्षा करने के पुख्ता प्रबंध किए। उसने उत्तर पूर्वी सीमा की सुरक्षा के लिए करमचंद परमार को नियुक्त किया। दक्षिणी पश्चिमी मेवाड़ की सुरक्षा के लिए उसने सिरोही तथा वागड़ के शासकों से मैत्री संबंध बनाए और ईडर में अपने समर्थक रायमल को गद्दी पर बिठाया। इसके पश्चात सांगा के सामने जो सबसे पहली चुनौती थी वो ये थी कि ऊदा और रायमल के समय मेवाड़ के जो क्षेत्र पड़ोसी शासकों ने हथिया लिए थे उनको उन्हें प्राप्त करना और मेवाड़ को राजपूत राज्यों में सबसे अधिक शक्तिशाली बना करके गुजरात और मालवा दिल्ली के शासकों से मेवाड़ की रक्षा करना एक महत्वपूर्ण कार्य था। सांगा ने सबसे पहले मेवाड़ में व्याप्त अव्यवस्था को ठीक किया, मेवाड़ की सैनिक शक्ति को मजबूत किया। फिर उसने अजमेर और चाकसू पर अधिकार कर लिया। चाकसू को उसने पूरनमल की जागीर में मिला लिया। अहमद यादगार ने लिखा कि सांगा ने दिल्ली के सुल्तान से चाकसू छीना था। फिर उसने ईडर के उत्तराधिकार मामले में हस्तक्षेप किया। ईडर के शासक सूर्यमल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रायमल गद्दी पर बैठा था, मगर कम उम्र का होने के कारण उसके चाचा भीम ने गद्दी पर अधिकार कर लिया था और बाद में भीम की मृत्यु पर भीम का पुत्र भारमल ईडर का शासक बन गया था। सांगा ने रायमल को गद्दी पर बिठाने के लिए ईडर पर आक्रमण किया था, क्योंकि रायमल सांगा की शरण में था और इधर भारमल ने गुजरात से सहायता प्राप्त की। इस प्रकार ईडर के उत्तराधिकार को लेकर के सांगा रायमल का समर्थन कर रहा था तो गुजरात भारमल का समर्थन कर रहा था और इसी बीच में गुजरात और मेवाड़ की सेनाएं आपस में भिड़ गई। मगर भारमल गुजरात भाग गया और सांगा ने रायमल को ईडर की गद्दी सौंपी और मेवाड़ लौट आया। मगर बाद में गुजरात ने एक बड़ी सेना भारमल को सिंहासन पर बिठाने के लिए भेजी। 1514 ईस्वी में उस सेना को देख करके ईडर पहाड़ियों में रायमल ईडर छोड़कर पहाड़ियों में चला गया था और गुजरात ने भारमल को गद्दी पर बिठा दिया था। मगर उसके लौटते ही रायमल ने पुनः ईडर पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर शाह स्वयं ईडर पर चढ़ाया था। रायमल पुनः भाग गया, मगर उसके लौटते ही सांगा ने ईडर पर आक्रमण किया और रायमल को पुनः ईडर की गद्दी सौंप दी। यह घटना 1518 ईस्वी के बाद की है। उसने भागती हुई मुस्लिम सेना का पीछा किया और उसे पराजित भी किया। तो इस प्रकार ईडर के उत्तराधिकार मामले में गुजरात और मेवाड़ की आपसी भिड़ंत हो गई। सांगा और मालवा के संबंध। सांगा को मालवा से शत्रुता उत्तराधिकार में मिली थी। कुंभा के शासनकाल में भी और बाद में रायमल के शासनकाल में भी मालवा लगातार मेवाड़ के क्षेत्रों पर आक्रमण करता रहा था। कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खलजी प्रथम को कई बार हराया था और सांगा का समकालीन मालवा का सुल्तान महमूद खलजी द्वितीय था, जिसने चंदेरी के राजपूत सरदार मेदिनी राय की सहायता से अपनी स्थिति मजबूत की थी और उसे अपना वजीर भी नियुक्त किया था। लेकिन मुस्लिम अमीरों के भड़काने पर वह गुजरात चला गया और गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह से मेदिनी राय के विरुद्ध उसने सहायता मांगी। फलस्वरूप मेदिनी राय भी राणा सांगा की शरण में सहायता प्राप्त करने के लिए आ गया। मगर सांगा जब तक मेदिनी राय की सहायता के लिए मांडू पहुंचता, महमूद खलजी द्वितीय गुजरात की सेना की सहायता से मांडू पहुंच गया और मेदिनी राय के पुत्र नत्थू को घेर कर उसने मार डाला। तो इस प्रकार सांगा की महत्वाकांक्षा, मालवा की महत्वाकांक्षा और चंदेरी के
मेदिनी राय दोनों के धार्मिक स्थिति का अलग अलग होना, इन सारी चीज़ों से मालवा और मेवाड़ के बीच संघर्ष की भूमिका तैयार हो गई। जब मेदिनी राय के अनुरोध पर सांगा मांडू की ओर चला, मगर मार्ग में ही उसे मांडू के पतन की सूचना मिल गई। अतः वह गागरोन की ओर मुड़ा, जिस पर कि मालवा का अधिकार था, और गागरोन के मुस्लिम अधिकारियों को भगा करके उसने गागरोन का दुर्ग मेदिनी राय को सौंप दिया और मेवाड़ लौट आया। इधर महमूद खलजी द्वितीय मेदिनी राय की शक्ति को पूर्ण रूप से कुचल देना चाहता था, अतः उसने गागरोन का घेरा डाल दिया। मेदिनी राय की प्रार्थना पर सांगा भी उसकी सहायता से गागरोन पहुंचा। मेवाड़ और मालवा में प्रत्यक्ष युद्ध हुआ, जिसमें महमूद खलजी द्वितीय पराजित हुआ और बंदी बनाया गया। निजामुद्दीन अहमद ने अपनी पुस्तक तबकात अकबरी में इस संबंध में लिखा है कि लड़ाई में फतेह पाने के बाद दुश्मन को गिरफ्तार करके पीछे उसका राज्य दे देना, ये काम आज तक मालूम नहीं किसी ने किया हो। सांगा ने इस समय कूटनीति से काम लिया, क्योंकि न तो वह मालवा पर अधिकार रख सकता था और उसे मालवा से एक प्रकार से हम कहें संघर्ष की नीति को छोड़ करके मित्रता की नीति अपनाई, और इस कारण उसने महमूद को छोड़ दिया था और अपनी उदारता से उसने एक प्रकार से मालवा का दिल जीतने की कोशिश इसने की थी। इस प्रकार मेवाड़ और मालवा के प्रत्यक्ष संघर्ष में मेवाड़ की विजय हुई, मेवाड़ की प्रतिष्ठा भी बढ़ी, सांगा की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। सांगा और गुजरात के साथ संबंध राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण मेवाड़ और गुजरात के संबंध सदैव एक प्रकार से संघर्षपूर्ण ही रहे। नागौर के प्रश्न को लेकर पहले कुंभा के काल में भी गुजरात के साथ मेवाड़ का संघर्ष हो चुका था, और सांगा के शासनकाल में मेदिनी राय को कुचलने के लिए गुजरात ने सहायता प्रदान की, इससे भी इनके संबंध बिगड़े हुए थे। ईडर के उत्तराधिकार की समस्या से दोनों ही राज्य आपस में भिड़ गए थे। तो इस प्रकार गुजरात और मेवाड़ के बीच संघर्ष चल रहा था। 1521 ईस्वी में गुजरात की सेना ने डूंगरपुर, सागवाड़ा और बांसवाड़ा में भयंकर लूटमार मचाई और मंदसौर जा पहुंची। राणा सांगा भी अपनी सेना लेकर मंदसौर पहुंचा और दोनों पक्षों में घमासान संघर्ष हुआ, मगर किसी पक्ष को एक प्रकार से हम कहें पूर्ण रूपेण विजय नहीं मिली। मगर अंत में गुजरात पीछे हट गया और सांगा ने गुजरात को लूटा, ईडर पर अपना प्रभुत्व जमाया और पुनः मेवाड़ लौट आया। इस प्रकार गुजरात को भी मेवाड़ के विरुद्ध कोई सफलता नहीं मिली। सांगा का समकालीन दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी था। सिकंदर के समय में सांगा का दिल्ली सल्तनत से कोई संघर्ष नहीं हुआ और उसका उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। वह भी बड़ा महत्वाकांक्षी था और वो मालवा पर अधिकार रखने के लिए मेवाड़ पर प्रभुत्व जमाना आवश्यक समझता था। दूसरी ओर वह सांगा की शक्ति को भी कुचलना चाहता था। इस कारण इब्राहिम ने 1517 ईस्वी में एक बड़ी सेना के साथ मेवाड़ पर आक्रमण किया। खातौली के मैदान में, जो कोटा में है, दोनों सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। इब्राहिम लोदी की इस पराजय का उल्लेख बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किया है। खातौली के युद्ध में हुई अपनी पराजय का बदला लेने के लिए सुल्तान इब्राहिम लोदी ने 1518 ईस्वी में एक बड़ी सेना पुनः राणा सांगा के विरुद्ध भेजी, मगर इस सेना को भी राणा सांगा के विरुद्ध सफलता नहीं मिली। लोदी सेना पराजित हुई और भाग गई। इस प्रकार इन दिल्ली सल्तनत की सेना को पराजित करने पर या सुल्तान को पराजित करने पर राणा सांगा की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और उत्तर भारत की समस्त राजनीतिक शक्तियाँ या राजनीतिक धुरी मेवाड़ की ओर घूम गई। सांगा की शक्ति का लोहा सभी मानने लगे। महाराणा सांगा का बाबर के साथ जो संघर्ष हुआ खानवा के मैदान में, इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध है। बाबर भी
सांगा की जो शक्ति है उसका उल्लेख अपनी आत्मकथा में करता है, वो केवल 2 ही हिंदू शासकों का उल्लेख करता है, जिसमें एक विजयनगर का शासक कृष्णदेव राय था और दूसरा मेवाड़ का महाराणा सांगा था। बाबर अपने 5वें आक्रमण के दौरान पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके आगरा और दिल्ली का शासक बन गया था और अब उसने भारत को ही अपना स्थायी ठिकाना बनाने का निश्चय कर लिया था, तो उसे सांगा से संघर्ष करना एक प्रकार से आवश्यक हो गया था। तो हम देखते हैं सांगा और बाबर के मध्य संघर्ष के क्या क्या कारण मौजूद रहे। पहले तो पहला बड़ा कारण जो हमें दिखाई देता है वो ये है कि राणा सांगा और बाबर दोनों ही शक्तिशाली शासक थे, दोनों ही इब्राहिम लोदी को परास्त कर चुके थे और दोनों ही महत्वाकांक्षी भी थे। जैसे कि हम जानते हैं कि 2 शेर एक जंगल में एक साथ नहीं रह सकते, 2 तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती। इसी तरह 2 प्रभुत्वशाली, ऐश्वर्यशाली, शक्तिशाली शासक पास पास साथ साथ नहीं रह सकते। युद्ध के द्वारा दोनों में से एक की श्रेष्ठता का एक प्रकार से साबित होना जरूरी था ताकि दूसरा उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। तो दोनों की महत्वाकांक्षा और शक्ति इनके संघर्ष का मुख्य कारण बनी। दूसरी, पानीपत के युद्ध में पराजय के बाद इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी और उसका चाचा आलम खां भाग कर सांगा की शरण में आ गए थे और हसन खां मेवाती भी राणा सांगा के साथ था। ये जो अफ़गान सरदार थे वो राजपूतों की सहायता से बाबर को भगा करके दिल्ली पर पुनः अपनी सत्ता चाहते थे। तो ये सांगा के लिए एक प्रकार से अवसर था और बाबर के लिए एक प्रकार से खतरा था, क्योंकि राजपूत अफ़गान गठबंधन कहीं उसे भारत से बाहर निकाल नहीं दे। इसके लिए सांगा से युद्ध करना आवश्यक था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा दोनों के मध्य धर्म को भी एक सीमा तक युद्ध का कारण मानते हैं। राणा सांगा जो स्वयं को हिंदुओं का संरक्षक और नेता मानता था और बाबर जो कि इस्लाम की सर्वोच्चता स्थापित करना चाहता था। राणा ने जिन क्षेत्रों से पर अधिकार किया था पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, वहाँ से भागी गई मुस्लिम जनता ने बाबर को एक प्रकार से उकसा दिया था। मगर हमें लगता है कि ये युद्ध का एक बहाना या गौण कारण ही हो सकता था, धर्म की यहाँ ज़्यादा महत्ता नहीं थी, क्योंकि बाबर ने पानीपत के युद्ध में तो मुसलमानों को ही मारा था, उनको ही हराया था। यह तो एक प्रकार से सर्वोच्चता का संघर्ष था और बाबर ने एक प्रकार से सांगा के विरुद्ध युद्ध का एक बहाना बनाया था कि उसने राणा सांगा ने मुस्लिम जनता पर अत्याचार किया है। जब पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद उसका राज्य बाबर के अधिकार में आ गया था, उसके बाद स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए सांगा ने दिल्ली सल्तनत के प्रदेश, खंडार के दुर्ग, उसके आसपास का प्रदेश, बयाना इत्यादि पर अधिकार कर लिया था, जिसे बाबर ने एक प्रकार से अपने लिए चुनौती समझा था, क्योंकि ये इब्राहिम लोदी के अधीनस्थ क्षेत्र थे और उसको पराजय बाबर ने किया था। तो बाबर ने इसे अपनी सत्ता के लिए एक प्रकार से चुनौती मान करके सांगा से युद्ध करने का निश्चय किया था, नहीं तो भविष्य में भी सांगा उसके अधीनस्थ क्षेत्रों पर अधिकार करता रहेगा। एक कारण जो बाबरनामा में लिखता है खानवा के युद्ध का, वो राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाता है। वह कहता है कि जब वह काबुल में था तब राणा सांगा ने उसके पास एक दूत भेजा था कि दोनों इब्राहिम लोदी के विरुद्ध संघर्ष करेंगे और बाद में इब्राहिम को परास्त करने के बाद उसका जो राज्य है उसे वो आपस में बांट लेंगे। मगर पानीपत के युद्ध को वो जीत भी चुका था, मगर राणा का कहीं अता पता नहीं चला। मगर हमें ये एक प्रकार से बाबर का बहाना ही लगता है, क्योंकि राणा सांगा को इब्राहिम को हराने के लिए बाबर की सहायता की ज़रूरत नहीं थी। वो तो पहले ही 2 बार इब्राहिम लोदी को परास्त कर चुका था खातौली और बारी के युद्धों में। कई शोध ग्रंथ और तत्कालीन जो साहित्य है वो सांगा और बाबर के साथ इस प्रकार के समझौते की बात को एक प्रकार से निराधार मानते हैं। और क्योंकि बाबर को तो एक प्रकार से राणा सांगा से युद्ध का बहाना चाहिए था, और वो ऐसा होता तो वह रायसेन के सलरी तंवर के माध्यम से खानवा के युद्ध से पहले राणा सांगा से संधि करने का प्रयास भी नहीं करता था।
कुल मिलाकर के बाबर ने, और बाबरनामा जिसे रसबुक विलियम भी मान्यता देते हैं, सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगा करके जिहाद घोषित किया ताकि मुस्लिम सेनाओं में जोश उत्पन्न कर सके। ये केवल यही एक कारण हमें दिखाई देता है। हमें युद्ध का जो महत्वपूर्ण कारण दिखाई देता है वो दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और शक्ति बढ़ाने का एक प्रयास था, क्योंकि उत्तरी भारत में दो शक्तिशाली शासक एक साथ नहीं रह सकते थे, दोनों ही एक दूसरे की शक्ति से भयभीत थे, अतः दोनों में से एक की श्रेष्ठता का निर्धारण होना जरूरी था। खानवा का युद्ध 16-17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ। खानवा अभी वर्तमान में भरतपुर ज़िले में है, और खानवा के युद्ध से पहले बाबर की सेना जो है काफ़ी घबराई हुई थी, क्योंकि काबुल के एक ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने भविष्यवाणी कर दी थी कि मुग़ल सेना पूर्व में जब युद्ध करने जाएगी उसकी पराजय हो जाएगी। मगर बाबर ने इस विषम परिस्थिति का सामना करने के लिए कुशल सेनापति का परिचय दिया, और उसने मुसलमानों पर तमगा कर हटा करके सांगा के विरुद्ध युद्ध को उसने जिहाद घोषित किया, और नाटकीय ढंग से मदिरा के पात्रों को उसने त्याग कर दिया, और उसने अपने अमीरों और सैनिकों से अपील की कि हम ईश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए लड़ रहे हैं, यदि हम जीतेंगे तो इस भारत का उपभोग करेंगे, और यदि हम मर गए तो एक प्रकार से हमें जन्नत मिलेगी। तो इस प्रकार उसने अपने सैनिकों में उत्साह का संचार किया। 16 मार्च और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 17 मार्च 1527 को ये युद्ध हुआ। सांगा ने भी हाथी पर सवार होकर के सैन्य संचालन किया। भयंकर युद्ध के बाद भी राजपूतों की एक प्रकार से हम कहें पराजय हुई, और इस देश के निर्णायक हितों में से एक माने जाने वाले इस युद्ध में बाबर के तोपखाने, बाबर की तुलुगमा युद्ध पद्धति, उसकी रिजर्व सेना इत्यादि ने बाबर को विजय दिलाई। दूसरी ओर राणा सांगा का स्वयं अपने को खतरे में डाल लेना और घायल होने के बाद युद्ध के मैदान से ले जाने से राजपूत सेना में भगदड़ मची और सांगा की पराजय हुई। कुछ इतिहासकार सलादी तंवर और नागौर के खानजादे को बाबर से मिल जाने को भी एक प्रकार से राणा की पराजय का कारण मानते हैं, मगर हम ये देखें तो कोई बड़ा प्रभाव तो नहीं पड़ा, मगर इससे राजपूतों के साहस पर ज़रूर असर पड़ा था। तो एक प्रकार से जिस युद्ध में बाबर अपनी पराजय लगभग पूरी मान चुका था, वो अचानक युद्ध में विजयी हुआ और उसने राजपूतों के कटे हुए सिरों की मीनार बनाई और खुशी मनाकर गाजी की उपाधि धारण की। खानवा के युद्ध के परिणाम बड़े महत्वपूर्ण निकले। अब बाबर के इधर उधर भटकने के दिन समाप्त हो गए। अब उसे अपना राज्य या अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए तो नहीं लड़ना था, अब उसे केवल स्थायित्व के लिए लड़ना था। उसे एक स्थायित्व प्राप्त हो गया और राजपूतों का एक प्रकार से उत्तरी भारत पर साम्राज्य स्थापित करने का जो सपना था वह समाप्त हो गया। अफ़गान भी इससे काफ़ी निराश हुए, क्योंकि भविष्य में अब उन्हें अपना राज्य प्राप्त करने का उनका जो स्वप्न है वो एक प्रकार से समाप्त हो गया। भारत की परंपरागत युद्ध प्रणाली पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया और बाबर की व्यूह रचना एवं सैन्य रणनीति की जीत हुई। ये भी इसमें निकल कर हमारे सामने आती है। मेवाड़ का तो नुकसान हुआ ही। इस युद्ध के आगाज़ से जब सांगा की मृत्यु हुई, पूरे राजस्थान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। राजपूत शक्ति कुछ समय के लिए एक प्रकार से हम कहें मूर्छित अवस्था में चली गई थी। तो इस युद्ध के बाद युद्ध के मैदान से सांगा को जब बसवा ले जाया गया तो होश में आने पर वह पुनः युद्ध भूमि में जाने की मांग करने लगा, मगर जब युद्ध के उससे परिणाम बताए गए तो उसने बाबर से बिना युद्ध किए वापस अपनी राजधानी चित्तौड़ लौटने से मना कर दिया। उसने पगड़ी बांधना भी बंद कर दिया और युद्ध की तैयारियां करने लगा, और उसने चारों ओर के सरदारों को पुनः युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया।
मगर जब वह चंदेरी पर मेदिनी राय की सहायता के लिए जा रहा था तो कालपी में ही उसकी मृत्यु 30 जनवरी 1528 को हो गई थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि बाबर के साथ युद्ध करने की जिद के कारण इसके राजपूत साथियों ने उसे विष दे दिया। कालपी से उसका शव मंडल लाया गया, जहाँ आज भी उसका समाधि स्थल है। सांगा का युद्ध में एक हाथ, एक पैर और एक आँख नहीं थी। शरीर जगह जगह से जख्मी था। इसके बावजूद उसने खानवा के मैदान में जो अपूर्व वीरता दिखाई, इसके कारण कर्नल टोड ने उसे सैनिक के भग्नावशेष की संज्ञा दी। वो एक सैनिक नहीं था, वरन सैनिक का एक टूटा फूटा अंग था। बाबर भी राणा सांगा की प्रशंसा करता है। वो लिखता है कि सांगा का मुल्क जो है 10 करोड़ की आमदनी का था। उसकी सेना में 1 लाख सवार थे। उसके साथ 7 राजा, 9 राव और 104 छोटे सरदार रहा करते थे। उसके 3 उत्तराधिकारी भी यदि वैसे ही वीर और योग्य होते तो मुगलों का राज्य भारतवर्ष में नहीं जमता। इस प्रकार राणा सांगा एक उच्च चरित्र का स्वामी था। अपनी हिम्मत और वीरता के कारण आज भी वो याद किया जाता है। उसकी गलती यह है कि वह विदेशी शत्रु की चाल को नहीं समझ पाया और अपनी युद्ध शैली में वह कोई परिवर्तन नहीं कर पाया। वह कूटनीतिक रूप से अपन कहें बाबर की अपेक्षा थोड़ा कमज़ोर था। इसी कारण उसे खानवा के युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा। बाकी उसने जीवन काल में मालवा, गुजरात, दिल्ली इत्यादि के सुल्तानों को परास्त करके अपनी शक्ति का डंका बजाया था। इस प्रकार राणा सांगा की शक्ति के साथ ही मेवाड़ को कुछ दिनों के लिए दुर्दिनों का अपन कहें सामना करना पड़ा। धन्यवाद।